हेलो एवरीवन, आई एम राविन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एक्सपर्ट। आज हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं ह्यूमन सेल। हालांकि हमने एक सेल चैप्टर पे वीडियो डाल रखा है, बहुत डिटेल में है उसमें, बट आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सेल पे पढ़ने वाले हैं। इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, जितने भी इसके सेल ऑर्गेनेल्स हैं या इसमें जितने भी पार्ट्स हैं सेल के, हर एक टॉपिक के बारे में उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो डिस्कस करते हैं। अगर हम सेल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, सेल की अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेल होता क्या है? तो सेल होता है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी एक जो सेल है वो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ है। लाइफ का मतलब है जितनी भी लाइफ प्रेजेंट है आपके अर्थ में, जितनी भी लाइफ सस्टेन है वो सारी चीजें आपकी सेल से मिलके बनी है। ठीक है, दे आर नोन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मतलब जैसे कि हम एक घर बनाते हैं छोटे छोटे ब्लॉक से, तो जितनी भी लाइफ सस्टेन होती है, मतलब जितने भी जीव हैं वो सब एक सेल से मिलके बने हैं और वो सेल बिल्डिंग ब्लॉक की तरीके काम करती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सभी ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जीव, ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जीव। सभी जीव आपके सेल से मिलके बने होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म आपके सिंगल सेल के होते हैं जिनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, और कुछ जीव आपके ऐसे होते हैं या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं, मैनी ऑफ द सेल से मिलके बने होते हैं, जिनको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। अच्छा, अगर हम देखें तो सेल जब बहुत सारे मिल जाता, अगर हम लार्ज ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं या बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो जब बहुत सारे सेल आपस में मिल जाते हैं तो टिश्यू बनता है। और जब बहुत सारे सिमिलर सेल मिलके मतलब बहुत सारे सिमिलर सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, और जब बहुत सारे टिश्यू या ग्रुप ऑफ टिश्यू मिल जाते हैं तो ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, और यही ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और इस तरीके से ऑर्गेनिज्म या बॉडी का निर्माण हो जाता है। हमारे शरीर में ऐसा ही है, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बना दिए, ऑर्गन सिस्टम बना दिया, और इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं सेल हिस्ट्री की। अगर हम सेल हिस्ट्री की बात करें कि भाई सेल का इतिहास क्या है, सेल की हिस्ट्री क्या है, सेल कैसे कैसे पता चला, सेल की क्या हिस्ट्री रही होगी, तो सेल की जो हिस्ट्री है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक जी ने देखा था। 1665 में इन्होंने कॉर्क में देखा। अच्छा, रॉबर्ट हुक जी की अगर हिस्ट्री की बात करें हम, तो रॉबर्ट हुक जी माइक्रोस्कोप बना रहे थे, और उन्होंने जब माइक्रोस्कोप अपना बनाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया, और माइक्रोस्कोप बनाने के बाद उन्होंने कॉर्क का एक स्लाइस लिया। कॉर्क मतलब जानते हो जैसे बियर वियर की बोतल होती है ना, तो उसमें एक ढक्कन लगा होता है लकड़ी का, तो उसमें जो ढक्कन लगा होता है, या वाइन वगैरह जो महंगी शराब होती हैं उनमें एक ढक्कन लगा होता है, तो उसमें जो लकड़ी का वो छाल होता है उसको बोलते हैं कॉर्क। जब उसका जो है, जब कॉर्क का एक जो है स्लाइस लिया और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप यानी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उन्होंने देखा कि उसमें स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। जैसे कि आप हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखे हो ना, मधुमक्खी के छत्ते के समान उसमें स्ट्रक्चर आपको उन्होंने देखे रॉबर्ट हुक जी ने, और उन्होंने देखा कि भाई ये अंदर से तो खाली हैं, अंदर से तो खाली हैं, ऐसा लग रहा छोटे छोटे रूम है, ऐसा लग रहा छोटे छोटे रूम है। और उस टाइम या हम स्मॉल रूम को सेल्स बोलते हैं, और इसलिए इसका नाम पड़ गया सेल। हुक जी ने कंक्लूड दैट दीज वेर द नॉन लिविंग एंटिटीज। मतलब जो रॉबर्ट हुक जी सेल की डिस्कवरी किए थे वो नॉन लिविंग थिंग्स में किए थे, यानी एक तरीके से कहा जाए तो डेड सेल की डिस्कवरी करी है उन्होंने। अगर क्वेश्चन आता है सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक जी ने। डेड सेल की डिस्कवरी की किसने की? रॉबर्ट हुक जी ने। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की, जो हमारे एंटोन वॉन लीवेनहॉक जी हैं, इन्होंने 1674 में जो है इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप इन्होंने भी बनाया, और इन्होंने इतना बेहतरीन माइक्रोस्कोप बनाया जो कि रॉबर्ट हुक जी से बहुत ज़्यादा अच्छा था, यानी
कई गुना बेहतर था। और इन्होंने जब माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप में इन्होंने पॉन्ड्स वाटर को देखा, पॉन्ड्स वाटर यानी गंदे तालाब का पानी, जब उस माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा तो इनको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए जो कि लिविंग फॉर्म में थे, ऐसे लग रहा स्विंग कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि भाई इतने छोटे जीव भी हैं जो कि हम देख नहीं सकते, या हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, या हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इस तरीके से उन्होंने देखा। तो उन्होंने एंटोन वॉन लीवेनहॉक जी ने इस तरीके से इन्होंने देखा कि भाई ऐसे जीव भी हैं जो कि हमें दिखते नहीं हैं, तो इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, इन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा, सेल को देखा इन्होंने और बहुत डिटेल में सेल को अच्छे तरीके से देखा, तो इनको सेंटर में एक सेल, एक ऑर्गेनेली दिखाई दिया, एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। यानी एक तरीके से न्यूक्लियस की डिस्कवरी आपके रॉबर्ट हुक जी ने 1883 में, अ बॉटनिस्ट प्रोवाइडेड इन द वेरी फर्स्ट इनसाइड ऑफ द सेल स्ट्रक्चर ही वाज एबल द डिस्क्राइब न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी और इन्होंने बता दिया कि आपके सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि पूरे सेल को कंट्रोल करता है। हालांकि हम न्यूक्लियस के बारे में अभी जस्ट पढ़ेंगे। तो आगे हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल हिस्ट्री खत्म हो गई, जैसे सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक जी ने करी, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी, एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब जी ने, और नेक्स्ट जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, तो रॉबर्ट हुक जी, वो रॉबर्ट ब्राउन जी ने। तो नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट हैं सेल थ्योरी में, उन्होंने 1838 में मैथियस सिल्डन जी ने एक थ्योरी दी, एक डिफिनेशन दी, जो कि ये जर्मन के बॉटनिस्ट थे। जर्मन के बॉटनिस्ट का मतलब प्लांट विज्ञान के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने जब एग्जामिन किया प्लांट्स को, प्लांट्स में स्टडी किया, तो इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो प्लांट सेल और अलग अलग टाइप्स के प्लांट टिश्यू से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट 1839 में जस्ट एक साल बाद थियोडर स्वान आए और इन्होंने एक थ्योरी दी जो कि ब्रिटिश के रहने वाले थे और जूलॉजिस्ट थे, मतलब एनिमल विज्ञान के साइंटिस्ट थे। और इन्होंने जब ऑब्जर्व किया, एनिमल सेल को देखा, तो इन्होंने देखा एनिमल सेल में कि जो एनिमल सेल है वो एक सराउंडेड है एक मेम्ब्रेन से, एक थिन मेम्ब्रेन से, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो सेल है वो एक सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। हालांकि इन्होंने एक और जो है पॉइंट दिया, इन्होंने ये भी बताया कि जो बैक्टीरियल सेल हैं, जो प्लांट सेल हैं, उनमें एक सेल वॉल पाया जाता है जो कि यूनिक होता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा या आपका बैक्टीरियल सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में अब्सेंट होगा। बट इनका ड्रॉबैक रहा, इनका फेलियर रहा, फेल हो गए भाई, ये अपनी सेल थ्योरी में फेल हो गए। फेल इस बात के लिए हो गए कि डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ सेल्स आर फॉर्म। ये नहीं बता पाए कि भाई सेल्स हमारा कहाँ से बना हुआ है, सेल हमारा कैसे बना हुआ है। तो इस बात पे ये जो है फेल रहे, इनका ड्रॉबैक रहा दोनों साइंटिस्ट का। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट है रुडोल्फ वर्चाउ, और इन्होंने जो है 1885 में जो है बता दिया भाई, इन्होंने कंप्लीटली सेल थ्योरी दे दी। और हालांकि इसको मॉडर्न सेल थ्योरी भी बोलते हैं। और इन्होंने एक रूल दिया, एक फॉर्मूला दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि जितनी भी लिविंग सेल हैं, जितनी भी सेल्स हैं, वो एक प्रिमिटिव सेल से मिलके बनी है, एक पुरानी सेल से मिलके बनी है। देखो जैसे कि ये एक सेल है, ये डिवाइड होके दो बन जाएगी, फिर ये दो बन जाएंगे, फिर ये दो, तो हर एक सेल अपनी एक पुरानी सेल से मिलके बनी है। और इसी तरीके से हर एक सेल जो है अपनी प्रिमिटिव सेल से मिलके बनी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेल्स की, तो हम छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल्स क्या हैं, मतलब सेल के कितने टाइप्स होते हैं। तो सेल दो तरीके की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एक यूकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के पीछे हम एक छोटी सी कहानी बताते हैं। कहानी कहानी कैसे,
एक हमारे पास 25 गज का मकान है, एक हमारे पास 200 गज का मकान है। तो 25 गज वाले मकान में आप देख पाएंगे कि एक कमरा है, एक लैट्रिन बाथरूम उसी पे है, वहीं पे बगल में किचन है, बस कोई स्पेशल रूम नहीं है। अगर गेस्ट भी आ रहे हैं तो उसी रूम में रहेंगे, सब फैमिली एक ही रूम में रहेगी, मतलब कोई सेपरेट नहीं है, क्योंकि जगह कम है, स्पेस कम है ना। अगर हम 200 गज वाले मकान की बात करें तो उसमें देखो कि भाई लिविंग रूम अलग है, स्टडी रूम अलग है, हाँ, गेस्ट रूम अलग है, सारे रूम अलग है, मतलब कि हर रिश्तेदारों के लिए अलग है, स्टोर रूम अलग है, मतलब हर एक चीज के लिए एक सेपरेट, और हर रूम में सेपरेट किचन, लैट्रिन, बाथरूम सब कुछ दिया गया है। तो उसी तरीके से इस पे भी देखो कि जो हमारी प्रोकैरियोट सेल होती है ये एक हमारी छोटकू सी सेल होती है, और यूकैरियोटिक इसके अकॉर्डिंग, प्रोकैरियोटिक सेल के अकॉर्डिंग ये बड़ी होती है। बड़ी होगी तो इसमें जो है सारे सेल ऑर्गेनेल्स बढ़िया डेवलप होंगे, यानी हम एक ये भी कह सकते हैं कि ये आपकी डेवलप सेल है, ये आपकी अनडेवलप सेल है। बट जितने भी बैक्टीरिया सेल हैं, जितने भी आपके यूनिसेलुलर हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर आपके प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में आपके लार्ज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब आपके यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। अगर हम आगे देखें कि प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही सिंपल सेल्स होती है, बहुत ही सिंपल। भाई इसमें अगर हम बात करें तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कैप्सूल बोलते हैं, उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। ये कैप्सूल की लेयर है एक तरीके से, ठीक है। इसके अंदर एक लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये आपकी सेल वॉल है, आप यहां पे देख भी पा रहे हैं, ये आपका कैप्सूल है और ये आपकी सेल वॉल है। ये अब देखो जो कैप्सूल वाली लेयर है ये क्या काम करती है, ये चिपकने में, एडिशन होने में काम करती है। इसका जो वर्क है, इसका जो काम है, फंक्शन है, वो चिपकने में, यानी किसी भी सरफेस से अटैच होना है तो उसमें कैप्सूल वाली जो लेयर है वो हेल्प करेगी। सेल वॉल इसको प्रोटेक्ट करेगा, एक रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब सेल की एक सेल और शेप और साइज को मेंटेन रखेगा। कैप्सूल एक काम और करता है, इसको बस्ट नहीं होने देता, इसको ब्रेक नहीं होने देता। और इसके अंदर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इसके अंदर ना साइटोप्लाज्म भरा होता है, इसके अंदर प्यारा सा साइटोप्लाज्म भरा होता है, और इसी साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड जो कि आपका डीएनए और आरएनए होता है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियोइड, उसे बोलते हैं। और ये कोई भी मतलब स्पेसिफिक कोई उसके अंदर नहीं होता। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में आपको ये जो है जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, बट इसमें ये रैंडमली पड़ा होता है। अब इसमें जो है राइबोसोम्स कुछ प्रेजेंट होते हैं, जो कि 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। कितने टाइप के? 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं ये। और इसमें ना बेटा फ्लैजिला इस तरीके से प्रेजेंट होता है, जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, और इसमें पिलाई और फिम्ब्रिये भी प्रेजेंट होते हैं, पिलाई, और ये आपका फ्लैजिला होगा। अब अगर हम यहां पे बात करें तो देखो, ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर आपकी कैप्सूल हो गई, ये आपका सेल वॉल हो गया, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, अंदर वाली लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपके सेल वॉल, और ये ऊपर वाला जो है आपका कैप्सूल। ये आपका न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है जो कि डीएनए है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है। भाई इनके अंदर भी तो जेनेटिक मटेरियल होगा, ओके। और ये अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, उसको साइटोप्लाज्म बोल दिए। और इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। ये 70S टाइप के, S का मतलब होता है स्वैडबर्ग यूनिट। हालांकि राइबोसोम अभी आगे हम पढ़ेंगे, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये हो गया आपका प्रोकैरियोट सेल और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे आपके प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं।
अब देखो कैप्सूल, ये हो गया सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इनको मैंने पढ़ा दिया आपका। जो कैप्सूल है वो आपका कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना होता है। सेल वॉल भी आपका मोस्टली पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन आपका प्रोटीन और लिपिड से मिलके बना होता है। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानता है। जो बना होता है ये प्रोटीन और लिपिड से, अभी हम पढ़ेंगे, प्लस लिपिड से मिलके बना होता। ये न्यूक्लियाइड है जो कि जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। फिम्ब्रिये होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको सरफेस में एक उसके चिपकने के काम आता है। पिलाई भी, पिलाई आपका डीएनए ट्रांसफर के काम आता है। पिलाई क्या होता है, अंदर से खोखले होते हैं, जैसे ये आपका बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है और ये आपके पिलाई हैं। पिलाई अंदर से खोखले होते हैं, तो ये जो डीएनए होता है इसके अंदर, अगर इसको ट्रांसफर होना है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर तो ये आराम से पिलाई के थ्रू जो है ट्रांसफर कर देगा। फ्लैजिला आपका सेल मूवमेंट के उस पर हेल्प करता है। ये आपका टॉल होता है, थिन होता है, बट ये मूवमेंट में हेल्प करता है, जो बैक्टीरिया आपका मूवमेंट शो करता है। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल हमारा ऐसा सेल है जो कि डेवलप सेल है। इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, इसमें सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट होगी और ये आपका हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, या मोस्टली जो है मल्टी सेलुलर जीव में देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी बात करें यूकैरियोटिक सेल में, होल सेल कंटेन न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मतलब कि एक डेवलप सेल है जो कि न्यूक्लियस प्लस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कंटेन करता है या इसके पास प्रेजेंट होता है। देयर इज अ वाइड रेंज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ऑल, ये सबसे ज्यादा एनिमल्स में पाया जाता है, मतलब एनिमल्स में पाया जाता है, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट एंड एज वेल एज मोस्ट एल्गी, जो एल्गी होती हैं, जो एल्गी होती हैं, उसमें भी यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। इधर सिंगल सेल और मल्टी सेल, अच्छा ये आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाएगा। कुछ कुछ जीव होते हैं जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, उनमें भी आपका, वो भी आपका यूकैरियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं। अमीबा में आपको प्रॉपर सारी चीजें देखने को मिलेंगे क्योंकि वो एज अ प्रोटिस्ट है, ठीक है। अब हम बात करें ह्यूमन सेल की। अब फाइनली हम अपने टॉपिक में एंटर कर गए हैं ह्यूमन सेल की, क्योंकि वो छोटे छोटे टॉपिक हमें डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि हम सेल के बारे में कैसे जान पाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन सेल की, तो ह्यूमन सेल इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ह्यूमन सेल को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और 3 पार्ट में डिवाइड करके उसको फिनिश कर देंगे, पूरा कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा आपका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर आपका एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं ऐसे बढ़िया। और वो कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं? ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना, उनका सभी का काम अलग होता है। जैसे कि ब्रेन का काम सोचने का, हार्ट का काम ब्लड को पंप करने का, लंग्स का काम सांस को इनहेल करने का, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करने का, लिवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन का। इसी तरीके से सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनका काम अलग अलग है, डिफरेंट टाइप्स के उनके काम है जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। और वो सारे जो है जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन और फाइनली हमारा न्यूक्लियस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आया आपको? इतना क्रिस्टल क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में कर दीजिए और मैं जो है इसके जो है रिप्लाई आपको दे दूंगा। हालांकि इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत है, नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, सेम बायोकेम एक्सपर्ट चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं मिल पा रहा आपको तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं 7704847233 रविंदर सर। इस नंबर पे अगर आप मुझे टैग कर देंगे तो मैं जो है आपको इसकी पीडीएफ आपको भेज दूंगा। आप कहीं से भी देख रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। चलो बेहतरीन लेक्चर, बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन टॉपिक नोट्स के लिए आप जरूर सारे लेक्चर्स को देखें। और किसी भी लेक्चर में डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई चार्ज नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, देखो सिंपल सी बात है, हमारी ये सेल है, हमारी छोटी सी ये प्यारी सी सेल है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन, ये जो आपके सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, जो आपके सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, अगर हम इसको कट करके और थोड़ा सा जूम करें, हम अगर इस सेल्स को कट करके हम इसको जूम करके देख पा रहे हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये लिपिड की बाई लेयर होती है और बीच बीच में प्रोटीन्स के चैनल लगे होते हैं। अच्छा, ये बनी कैसे होती है मैं बता देता हूं आपको रफली। देखो, ये लिपिड फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। बाई मतलब 2 लेयर होती है, एक ऊपर से होती है इस तरीके से, एक आपकी नीचे से इस तरीके से, ये इस तरीके से। बीच बीच में कहीं प्रोटीन्स के चैनल्स भी लगे होते हैं जो कि इरेगुलर शेप के होते हैं। इरेगुलर का मतलब होता है कि ऐसे जरूरी नहीं कि 2 लिपिड आएगा फिर प्रोटीन आएगा फिर 2 लिपिड, ऐसा नहीं है, रैंडमली कहीं भी पड़े होंगे प्रोटीन आपके, ठीक है। इस तरीके से आपके जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि आप ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इस तरीके से अगर हम इस सेल मेम्ब्रेन को कट करके थोड़ा सा जूम कर देंगे और इस तरीके से हमारा सेल मेम्ब्रेन बना होता है जो कि इसके चारों तरफ राउंड अप होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम एक फॉस्फोलिपिड की बात करें तो एक फॉस्फोलिपिड कुछ इस तरीके का होता है, ये आपका हेड होता है और नीचे वाला आपका टेल होता है। अगर हम इन दोनों के काम की बात करें कि भाई ऐसे क्यों है, ये एक दूसरे की तरफ पैर क्यों किए हैं, ऐसे भी तो प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना, पर नहीं, ये इन्वर्टेड एक दूसरे में ऐसे प्रेजेंट है। इसके पीछे रीजन क्या है तो मैं बता देता हूं। हेड आपका ना, हेड जो होता है ये आपका हाइड्रोफिलिक होता है, यानी पानी से इसको प्यार होता है, पानी से प्यार करने वाला होता है, ये आपका हाइड्रोफिलिक होता है, ये आपका हाइड्रोफिलिक, और ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है। दिस इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है भैया पानी से डर है, इसको पानी से डर है। तो अब एक चीज बताओ यार, यहाँ फ्लूइड प्रेजेंट है ये और अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट है, तो भैया इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा नहीं होगा, अंदर से चीजें बाहर जाएंगी, बाहर से अंदर जाएंगी, तो जब इनका आउटगोइंग और इनकमिंग चलेगा यानी ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो भैया ये पानी से तो हेड नहीं डरता, इसलिए इधर भी हेड है और इधर भी हेड है, तो अंदर भी पानी बाहर भी पानी, तो हेड आपका डर नहीं रहा। जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है, इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप। तो जैसे इस तरीके से पानी एंटर करेगा तो ये इधर चला जाएगा, फिर जैसे पानी अंदर आ जाएगा तो फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। इसलिए आपका टेल अंदर है, दोनों तरफ से टेल आपका अंदर है, क्योंकि ये टेल को पानी से डर लगता है भैया। टेल को आपको जो सेल की टेल है, जो फॉस्फोलिपिड की टेल है, उसको पानी से डर लगता है, इसलिए वो अंदर की तरफ है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? इट इज क्लियर टू एवरीवन। हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, जो इस तरीके से सिचुएटेड होती है और इसमें बीच बीच में प्रोटीन्स के चैनल होते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि यहाँ से इंटर नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोटीन्स का चैनल लगाया गया है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को अंदर सेल के अंदर इंटर करने में मदद करता है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये एक तरीके से सेल की बाउंड्री है, सीधी सी बात है। और ये सेल मेम्ब्रेन है आपकी, ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब है चीज़ों को सेलेक्ट करके ही अंदर भेजेगी, कोई भी बैड चीज़ आपके अंदर नहीं जा सकती। अगर टॉक्सिन्स बाहर हैं तो वो सेल के अंदर इंटर नहीं करेंगे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बोल देगी कि भाई रुक जाओ, आप नहीं जा सकते विदाउट माई परमिशन, है कि नहीं? सीधी सी बात है। इट अलाउ न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल, ये सेल में न्यूट्रिएंट्स को अलाउ करती है जो कि सेलेक्टिवली परमेबल है, इसलिए रिमूव वेस्ट आउट ऑफ द सेल, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं आपके सेल में उनको बाहर निकालने में मदद करती है। इट हेल्प द ट्रांसपोर्ट आयंस एंड ऑफ द सेल, ये जो है आयंस को भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है, H+ आयन वगैरह वगैरह। इट एक्ट द सेंसरी सरफेस लाइक रिसेप्टर, ये रिसेप्टर की भी तरीके काम करता है भाई। जैसे अब ये हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है ना, अगर हम टच करेंगे तो पता चल जाएगा, क्यों? क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो रिसेप्टर लाइक भी काम कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा। ओके,
आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भाई सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा ना तो समझ लो सारे डिसीजन फ्लॉप हो जाएंगे। न्यूक्लियस ही सारे डिसीजन लेता है, सारे ऑर्डर देता है सेल्स को, तो न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल के लिए। अ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज डबल मेम्ब्रेन बाउंड यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस जो होता है वो आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, दूसरा इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर में बाहर वाली जो लेयर होती है वो आउटर मेम्ब्रेन है, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन है, और इन दोनों मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके बाद कि द न्यूक्लियस ऑफ्टन रिफर द ब्रेन ऑफ कंट्रोल सेंटर, यानी न्यूक्लियस को हम सेल का ब्रेन भी बोलते हैं या कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि पूरी सेल्स को कंट्रोल आपका ब्रेन ही करता है, सारे ऑर्डर सेल को ब्रेन ही देता है, सारा मेटाबॉलिज्म भी जो है सेल को यही ऑर्डर देता है, यही सिग्नल देता है। तो जो जितने भी सेल्स के ऑर्गेनल्स होते हैं और सभी फंक्शन करते हैं उनको ऑर्डर यही देता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए प्रेजेंट होता है, या डीएनए आरएनए वो प्रेजेंट होता है। और ये डीएनए आरएनए किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है? आपके क्रोमोसोम के फॉर्म में। ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? आपके 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। जो ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम को अगर हम और ऐसे वो करेंगे और ऐसे लार्ज करेंगे तो आपका डीएनए का सेगमेंट आएगा इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं इसके फंक्शन की कि न्यूक्लियस का काम क्या होता है। तो सीधी सी बात है, जो सेल का ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो आपका न्यूक्लियस कराता है। ये आपका मेंटेन भी करता है न्यूट्रिएंट्स और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी जो है मेंटेन कराने का काम करता है। इट कंटेन डीएनए ट्रांसफर द कैरेक्टर ऑफ द ऑफस्प्रिंग। डीएनए जो हमारी न्यू ऑफस्प्रिंग होती है या न्यू बच्चे होते हैं हमारे, उनमें जो डीएनए ट्रांसफर करता है यानी वो उसको भी कंट्रोल करता है। इट प्रोड्यूस प्रोटीन एंड आरएनए, और डीएनए ही आपका आरएनए बनाता है जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। अभी राइबोसोम पढ़ेंगे तो बताएंगे। इट एक्ट ऑफ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी ये सेल को कंट्रोल भी करता है, ये सेल को कंट्रोल भी करता है। इसीलिए तो हम इसको बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, इसीलिए तो भाई इसको बोल दिया ना कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। और यार ये भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस एक ब्रेन है सेल का। किसका? सेल का। जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन है ना, सारे डिसीजन लेता है। अगर ब्रेन कैंसिल तो सब कुछ समझ लो ऐसे ही रहेगा फिर, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक, अब हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेल के अंदर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम छोटा सा ऐसे सेल बनाते हैं, छोटा सा ऐसे सेल बनाते हैं और सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस आपका जानते हो कि भाई डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। तो जो आपका आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसी से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता। आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता। अब जो एंडोप्लाज्मिक यानी ईआर है वो दो टाइप्स का होता है, यानी उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक आपका आरईआर होता है, दूसरा आपका एसईआर। आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एस ये वाला पार्ट आपका एसईआर है। एसईआर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इनका रफ क्यों है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है भाई? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है? क्योंकि इसके पास ना छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके पास छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। ये इस तरीके से इसके सरफेस में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम राइबोसोम बोलते हैं। जिनको क्या बोलते हैं हम बच्चों? राइबोसोम। और ये राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाने का। इस राइबोसोम का काम क्या है भाई? इसका काम है
प्रोटीन बनाने का, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये बनाता है आपका प्रोटीन। तो यानी अगर हम देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी काम क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस का, इसका भी काम हो गया आपका प्रोटीन सिंथेसिस का, ये भी आपका प्रोटीन बना रहा। अब क्यों सर, जब राइबोसोम बना रहा प्रोटीन तो एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, देखो एक घर है, छोटी सी हिस्ट्री से समझते हैं। एक घर है, उस घर के जो लोग हैं वो साबुन बनाते हैं, साबुन बनाने की उनकी फैक्ट्री है। भाई उनकी नौकरी वोकरी छूट गई तो वो आइडिया, 5 मेंबर हैं उस घर में, और उन्होंने आइडिया दिया कि चलो यार ना हम साबुन बनाने की फैक्ट्री खोल लेते हैं। अब उस घर में जो मेंबर हैं वो बना रहे हैं साबुन, बट लोग बाग क्या बोलेंगे कि ये घर साबुन बनाता है, क्या बोलेंगे कि ये घर साबुन बनाता है। तो उसी तरीके से राइबोसोम बनाता है प्रोटीन, बट राइबोसोम प्रेजेंट है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, तो इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी काम हो गया प्रोटीन बनाने का। और इसका भाई साहब का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, ये वाले पार्ट का काम है लिपिड बनाने का। क्या काम है भाई? लिपिड बनाते हैं, ये सेल के लिए लिपिड बनाते हैं और ये सेल के लिए प्रोटीन बनाते हैं। इस तरीके से इनका काम चलता है। अगर हम बात करते हैं कि इनके अंतर, इनमें दोनों में अंतर देखते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ER है बच्चों। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम, इसके पास राइबोसोम होते हैं, इसके पास राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। ये आपका साइटोप्लाज्म के पास होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप देखते हैं तो भैया ये वाला देख रहे हो ना, ये साइटोप्लाज्म के पास है ना, और ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास, सॉरी ये सेल मेम्ब्रेन के पास है। इसकी नज़दीकी सेल मेम्ब्रेन से है ना, और इसकी नज़दीकी आपके प्लाज्मा से है, साइटोप्लाज्म से। तो उसी तरीके से देखते हैं हम, एक सेकेंड। तो ये आपका साइटोप्लाज्म के नियर है और ये आपका सेल मेम्ब्रेन के नियर है। ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे मिलके बना था, किससे ओरिजिनेट हुआ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हुआ था। और ये किससे, ये भाई साहब किससे ओरिजिनेट हुए हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यानी RER से। मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्ने, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है ना, मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्ने, ये इस तरीके के जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये आपका सिस्टर्ने है, तो ये सिस्टर्ने से बना। और जो ये आपके टिब्यूल्स बने, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ये आपके टिब्यूल्स हैं। इसका काम क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यानी RER का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का। इसका काम क्या है भाई? लिपिड सिंथेसिस का। सीधी सी बात है, इतना समझ में आया आपको? फंक्शन देख लेते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट देता है, इंटरसेलुलर एक्सचेंज में भी मदद करता है, प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन करता है, जो आपका न्यूक्लियस है ना उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी एंड सम माइक्रो बॉडीज, यानी लाइसोसोम को भी बनाने में हेल्प करता है, गोल्जी बॉडी और माइक्रो बॉडीज को भी बनाने में मदद करता है। अब एक एक करके हम देखते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, यानी गोल्जी बॉडी की बात कर रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट आए थे कैमिलो गोल्जी आए थे बेटा, और इन्होंने कैमिलो गोल्जी साहब ने 1998 में इन्होंने एक जो है स्ट्रक्चर देखा, डेंसली जब स्टेन किया और उनको एक नया अलग से स्ट्रक्चर दिखाई दिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इन्हीं के नाम पे इस ऑर्गेनेली का भी नाम रख दिया गया कि जब भी कोई पढ़ेगा तो इनका नाम याद करेगा, ठीक है। और इट इज एक्ट सेल पैकेजिंग, इसका काम क्या होता है भाई? सेल पैकेजिंग, प्रोसेसिंग सेंटर, माइक्रो मॉडिफाइंग एंड सॉर्टिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स। अगर मैं बात करूं आपको, देखो आप कंपनी में जनरली सुने होंगे, एक अमेज़ॉन कंपनी होती है, दूसरी आपकी फ्लिपकार्ट कंपनियां होती हैं। जनरली आप देखते हैं इनके कोई वेयर हाउस नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये खुद की कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी नहीं है, बट सेल करती हैं प्रोडक्ट को। कंपनी को प्रोडक्ट से उठाती हैं, उसको बढ़िया रैप कर देंगी, पहले एक पन्नी डालेंगे, फिर उसमें कॉटन डालेंगे, वो सॉरी क्या नाम है उसका, मतलब डिब्बा कागज़ का
कागज का डब्बा डालेंगे, फिर उसके अंदर आपका प्रोडक्ट होगा, उसके अंदर प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट बना नहीं रहे हैं, कंपनी से प्रोडक्ट लेके खुद की पैकेजिंग करके और उसमें अमेजोन फ्लिपकार्ट लगा के बेच रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ये ऑर्गेनेली प्रोटीन लिपिड बना नहीं रहा, उसको मॉडिफाई कर रहा, उसको पैकेजिंग कर रहा, यानी ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द सेल पोस्टमैन की तरीके काम कर रहा। कैसे काम कर रहा? पोस्टमैन की तरीके। भैया ये पोस्टमैन बना घूम रहा। कैसे घूम रहा? प्रोटीन के साथ ग्लूकोज ऐड कर देगा। प्रोटीन के साथ क्या ऐड कर देगा? ग्लूकोज। ये बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा। प्रोटीन के साथ, सॉरी लिपिड के साथ मॉडिफाई कर रहा ना, लिपिड के साथ भी ग्लूकोज ऐड कर देगा, प्लस ग्लूकोज ऐड, ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा, ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। इस तरीके से मॉडिफिकेशन का काम कर रहे हैं ये, यानी ये मॉडिफाई कर रहे हैं चीजों को क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं। इस तरीके से इनको हम ये भी बोलते हैं, इस ऑर्गेनेली को पोस्टमैन ऑफ द सेल, यानी ये सेल का डाकिया है, पोस्टमैन है। दे रिसीव द प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करते हैं प्रोटीन और लिपिड को, और उसको पैकेजिंग करके और उसको बढ़िया तरीके से रैप करके मॉडिफाई करके आगे भेज देते हैं सेल में। ठीक है, दे पैकेज प्रोटीन फ्रॉम द सेक्रेटरी वेसाइकल, वेसाइकल्स के फॉर्म में ट्रांसफर कर देते हैं। इट हेल्प प्रोडक्शन सम हार्मोन्स और एंजाइम्स, और ये हेल्प से ये कुछ हार्मोन्स भी बनाते हैं, कुछ एंजाइम्स में भी बनाते हैं। जैसे एंजाइम्स आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट हम टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, और कुछ समय के लिए प्रोटीन को स्टोर भी कर लेते हैं अपने पास। राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम हमारा एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि प्रोटीन बनाने का काम करता है, और ये आपका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल दोनों में पाया जाता है। हालांकि राइबोसोम हमारे दो टाइप्स के होते हैं, राइबोसोम हमारे दो टाइप के होते हैं, एक 70S, दूसरा आपका 80S। जो 70S होता है ये छोटा राइबोसोम होता है, 80S वाला बड़ा राइबोसोम होता है। ये आपका प्रोकैरियोट सेल में पाया जाता है जनरली। जो आपका 70S है ये जनरली आपके बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, हालांकि यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, और 80S ओनली और ओनली यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाएगा। जो आपका 80S राइबोसोम है ये आपका दोनों जो है ओनली और ओनली यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा? अभी जस्ट पढ़ा था हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर? RER के अंदर। किसके अंदर? RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अगर 70S की बात करें तो ये आपका पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। यूकैरियोट्स में कहाँ पाया जाएगा? उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम होता है। अब ये राइबोसोम का काम क्या है? ये राइबोसोम का भैया काम है प्रोटीन बनाने का। क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस करने का। तो भैया ये जो छोटी सेल है उनमें छोटा वाला प्रोटीन का फैक्ट्री लगा हुआ है, ये जो बड़ी सेल है इनमें बड़ा वाला सेल का फैक्ट्री लगा हुआ है। तो यानी इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का, और ये एक तरीके से ये प्रोटीन की फैक्ट्री है। ओके, लाइसोसोम की बात करते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली की बात करते हैं, जो आपका अभी हमने गोल्जी बॉडी पढ़ा था। तो गोल्जी बॉडी छोटे छोटे वेसाइकल्स बनाता है जिनको हम लाइसोसोम भी बोल सकते हैं। छोटे छोटे वेसाइकल बनाता है जिसको हम लाइसोसोम बोलते हैं। अब लाइसोसोम एक मेम्ब्रेनस वेसाइकल है जो कि एक ऐसा लग रहा गोल्जी एप्रिएटस से बने होते हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करते हैं। इनके पास क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। तो जैसे आपकी ये सेल है और सेल के अंदर कोई फूड पार्टिकल्स इंटर करेगा तो उस फूड पार्टिकल्स को ये अपने अंदर लेके और उसको डाइजेस्ट कर देंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, एंजाइम है, लाइपेज है, कुछ भी है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। एक काम और ये बहुत अच्छा करते हैं, अगर सेल में कोई डिस्टर्बेंस दिख रहा है या कोई इंफेक्शन दिख रहा तो ये
एटम बम की तरीके काम करेंगे, यानी खुद की सेल को मार लेंगे, खुद ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। Sometimes the breakdown themselves are the also called as a suicidal bag। हम इसको सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यह एटम बॉम्ब की तरीके काम करेगा और खुद ही खुद से डिस्ट्रॉय कर देगा, अपनी ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। भाई जिस सेल्स में प्रेजेंट है ना उसी को मार देगा, जरा सा इंफेक्शन देगा उसी को मार देगा कि ले भैया मैं तो मर जाऊंगा पर दूसरी सेल्स को मैं इंफेक्टेड नहीं होने दूंगा, तो सुसाइड कर लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है ये आपका, ठीक है। एक आउटर मेम्ब्रेन और एक आपका इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है वो उसमें अंदर आपके क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, और ये इसके अंदर पोरिन्स होते हैं, छोटे छोटे आपके छेद होंगे। पोरिन्स का मतलब छोटे छोटे छेद। इनर मेम्ब्रेन हैव सेलेक्टिवली परमेबल। जो इनर मेम्ब्रेन होती है देखो ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो अंदर ऐसे फोल्ड है वो आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन आपके सेलेक्टिवली परमेबल है। अच्छा, सेल के अंदर से अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई भी चीजें जाननी है तो उसके लिए जो है मेम्ब्रेन उससे हेल्प करेगी, यानी उसको बोलेगी कि भाई सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हूं मैं, आप आसानी से इंटर कर जाओ। बट जो यूजफुल चीजें होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दैट जनरेट ऑफ द केमिकल एनर्जी। और इसका काम क्या है, इस ऑर्गेनेली का काम क्या है, सेल के अंदर ये केमिकल एनर्जी को सीक्रेट करता। मतलब जितनी एनर्जी होती है ना बॉडी में वो सब कौन बना रहा, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, तो भाई मेरे अंदर बॉडी में एनर्जी है ना अभी, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरीके से पूरी बॉडी की सेल्स जो हैं सभी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी एटीपी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी की फॉर्म होती है। अगर हम इसके शेप की बात करें तो सॉसेज शेप का होता है। सॉसेज एक डिश होती है ना, हैविंग जो डायामीटर होता है वो 0.2 टू 1.0 माइक्रोमीटर इसकी चौड़ाई होती है, डायामीटर होता है, गोलाई होती है, और इसकी जो लेंथ होती है 1.0 टू 4.1 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। ये आपकी लेंथ है और ये आपका डायामीटर है। ये हो गया। अच्छा, इसके बारे में एक और खास बात कि जो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये आपका ऐसा सेल ऑर्गेनेली है, इसका जैसे स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था ना आपने, वैसा होता है। ये एक तरीके का सेल्फ ऑर्गेनेली है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनेली है। इसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होगा, इसके पास खुद के राइबोसोम होंगे। कौन से राइबोसोम होंगे? 70S टाइप वाले। कौन सा राइबोसोम? ये प्रोटीन उसमें देखा था ना आपने, बैक्टीरिया सेल में देखा था ना, वही सेम जो है मैंने बताया था कि जो आपके राइबोसोम 70S होगा वो आपका यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पे? आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा। आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की, कि इसका काम क्या है। तो मैंने जैसे अभी बताया कि एनर्जी बनाने का काम होता है। दूसरी बात, ऑल्सो कंटेन डीएनए कंट्रोल द रेप्लिकेशन ऑफ द सेल। ये सेल को कंट्रोल करता है, रेप्लिकेशन यानी डिवाइड होने में भी कंट्रोल करता है। पहले माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो जाएगा जब आपका सेल डिवाइड होगा। इट हेल्प सेलुलर रेस्पायरेशन, ये सेल रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता। अब लास्ट टॉपिक है जो हमारा साइटोस्केलेटल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। साइटोस्केलेटल की अगर हम बात करें, देखो साइटोस्केलेटल होता क्या? साइटो मीन्स सेल, स्केलेटल मतलब होता है जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम होता है ना, स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है, एक जो है स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें जो हमें, अब जैसे मैं अभी खड़ा हूँ पढ़ा पा रहा हूँ तो किसके कारण है? बोन के कारण है ना मैं खड़ा हो पा रहा हूँ। तो एक स्केलेटल सिस्टम क्या कर रहा है? शेप, साइज, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा ना। उसी तरीके से सेल को भी ये स्केलेटल जो है, जो साइटोस्केलेटल है, ये उसको शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जो कि सेल्स की जो है उसको कोलैप्स नहीं होने देता, बस्ट नहीं होने देता, उसको पिचकने नहीं देता। अब ये देखो, साइटोस्केलेटल नेटवर्क प्रोटीन फिलामेंट, ये छोटे छोटे प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं, धागे होते हैं, जो कि बहुत पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं। समझ रहे हैं ना
कि जब हम सेल नहीं देख पाते तो ये कितने पतले होंगे। तो माइक्रोफिलामेंट की अगर बात करें, अगर इनके धागों की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोफिलामेंट्स आता है जो कि बहुत स्मॉलेस्ट प्रोटीन फाइबर है और ये सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, मेंटेन शेप ऑफ द सेल, और सेल के शेप को भी मेंटेन करने का काम करता है। मोस्टली एक्टिन एंड मायोस एक्टिन इन मसल्स सेल, जितनी भी मसल सेल हैं, जितनी भी आपकी बॉडी मसल्स हैं, उनकी जो सेल में प्रेजेंट होता है आपका ये माइक्रोफिलामेंट थ्रेड प्रेजेंट होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो ये भी आपका प्रोटीन्स का बना होता है, जो डिपेंडिंग ऑफ द सेल टाइप, ये सेल अलग अलग सेल में अलग अलग उस पर डिपेंड होता है, जो कि प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंशन प्रोवाइड करता है, मेंटेन ऑफ द सेल, ये भी आपके सेल को मेंटेन करता है। जैसे देखो ये धागे हैं ना, सेल को मेंटेन करके रखे हुए हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें, दीज आर लार्जर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये आपका ऐसा प्रोटीन है जो कोई कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, इसको हम खींच भी सकते हैं। दीज आर इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनेली, ये ऑर्गेनेल्स के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। विद इन द सेल, सेल के अंदर क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब आपका क्रोमोसोम डिवाइड होता है, यानी जब आपका सेल डिवाइड होता है तो सेल के पहले आपका डीएनए डिवाइड होता है, डीएनए के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल, तो उसको डिवाइड करने में आपका माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करता है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है आपका सेंट्रियोल। क्या बना होता है आपका? सेंट्रियोल। अगर हम सेंट्रियोल की बात करें तो अभी जस्ट देखो देखने वाले हैं। सेल एक्सटेंशन ऑफ सीलिया फ्लाजिला, अच्छा कुछ एक्सटेंशन भी होती हैं सेल में जो आपकी प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया सेल आपने पढ़ा था ना, उनमें आपका जो सीलिया होता है, फ्लाजिला होता है, वो आपका इसी माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। और आपका नेक्स्ट सेंट्रियोल ऑर्गेनेल्स भी इसी का बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का। देख पा रहे हैं ना, ये आपका सेंट्रियोल है। असेंट्रियोल सिलेंड्रिकल सेल स्ट्रक्चर कंपोज्ड प्राइमरली माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज द 9 फोल्ड सिमेट्रिकल। 9 फोल्ड सिमेट्रिकल कैसे होते हैं? देखो इसमें एक हब होता है यहाँ सेंटर पे, सेंटर, इससे 9 रेडियल स्पोक निकले होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रेडियल स्पोक हैं। हर रेडियल स्पोक में 3-3 माइक्रोफिलामेंट लगे होते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सभी में आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिंकर्स लगे हैं, चैन लगे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये इस तरीके से जुड़ा होता है, हालांकि इनका जो लिंकर होता है ए बी सी, ए बी सी, इस तरीके से जुड़े होते हैं, ए से सी, ए से सी, ए टू सी, इनको हम ए सी लिंकर बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ए सी लिंकर। ये देखो हब हो गया आपका, ऐसा लगेगा बैलगाड़ी का जो पहिया होता है ना, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, उस तरीके का बना होता है ये। और ये आपके रेडियल स्पोक हो गए, ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल हो गए, ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल के फिलामेंट्स हो गए और ये आपस में जुड़े होते हैं। अब ये हम सामने का स्ट्रक्चर, जैसे कि ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल का धागा है और हम इसका फ्रंट हिस्सा दिखा रहे हैं, तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये फ्रंट हिस्सा है। और सेंट्रियोल क्या करता है, ये धागा क्या करता है, थ्रेड क्या करता है, उसको न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको डिवाइड करने में हेल्प करता है, उस पर मदद करता है। जब 2 सेंट्रियोल आपस में मिल जाते हैं ईच परपेंडिकुलर, जैसे मेरे पास ये दो सेंट्रियोल हैं, ये सेंट्रियोल है और ये भी सेंट्रियोल है, ये जब दोनों इस तरीके से बना लेते हैं तो इसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। यानी जब 2 सेंट्रियोल आपस में मिल जाते हैं ईच परपेंडिकुलर, तो इस स्ट्रक्चर को या इस ऑर्गेनेल्स को हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रोसोम। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये आपका सीलिया में भी प्रेजेंट होता है, फ्लाजिला में भी प्रेजेंट होता है। इट इज क्लियर टू एवरीवन, इट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा आप लेक्चर को जो है सेंड करें, और बायोकेमिस्ट्री की सीरीज़ आने वाली है, बहुत बेहतरीन आने वाली है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर समय पे मिल सके। जय हिंद, जय भारत।